राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है मेरी वजह से आप अपना घर मत तोड़ो। रविवार का दिन बस कहने भर को छुट्टी का दिन होता है। उस दिन तो व्यस्तता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नहाते धोते 1 बजना ही था। तभी उसे अपनी सास शांति देवी और मुदिता के जोर जोर से बातें करने की आवाजें सुनाई दी। जरूर आज मुदिता फिर से अपनी सास से लड़कर चली आई होगी। मुदिता उसकी छोटी ननंद है, जिसका ससुराल भी इसी शहर में है। जब भी उसकी अपने ससुराल वालों से किसी बात पर कहा सुनी होती है, हाथ में सूटकेस उठाए अपने मायके चली आती है। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली होने के कारण लड़कर आने पर भी उसके गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए उसे समझाने के बदले शांति देवी बढ़ चढ़कर मुदिता के ससुराल वालों में ढेरों नुक्स निकालती और उन्हें कोसती रहती। फिर लड़ाई का दूसरा अध्याय शुरू होता। मुदिता के पति राहुल को दूसरे दिन बुलवाया जाता और छोटी छोटी बातों पर जो हर घर में सामान्य रूप से घटित होती हैं, उनके लिए उससे देर तक सवाल जवाब किया जाता। राहुल के अपने घर का रहन सहन उसके आधुनिक ससुराल की अपेक्षा काफी साधारण था। इसलिए वह थोड़ा अपने ससुराल वालों से वैसे भी दबता था और चुपचाप सारी बातें सहन कर मुदिता को वापस अपने साथ ले जाता। जल्दी से स्नान कर सुजाता रसोई की तरफ लपकी। तभी शांति देवी की नजर उस पर पड़ गई। सुजाता को सुना कर तेज आवाज में वे बोली, लो, महारानी के पूरे 3 घंटे का राज स्नान समाप्त हुआ। ना जाने कौन से उबटन मले जा रही थी कि घर में तूफान आ जाए, पर इन्हें होश ही नहीं रहता। हालांकि उसकी सास अच्छी तरह से जानती थी कि रविवार को हफ्ते भर का ढेर सारा जमा कपड़ा सुजाता को धोना पड़ता था। फिर भी बेटी की भड़ास निकाल रही थी। वैसे भी काफी देर हो गई थी, इसलिए सुजाता चावल बनाने के लिए पानी चढ़ाकर डब्बे से दाल निकालने लगी। तभी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े सुधीर की सख्त आवाज ने उसे सहमा दिया। सुबह से घर में बैठी जाने कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती हो कि कोई आए या जाए, स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात है, तुम्हें तो मिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए तुम्हें क्या है, हर समय अपना ही सुख तलाशती रहती हो। 1 बजने जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले चावल ही चढ़ा दूं, क्योंकि अम्मा जी ठीक 1 बजे खाना खा लेती हैं। फिर इत्मीनान से मुदिता से बातें करूंगी। सुजाता के जवाब पर सुधीर के ताने शुरू हो गए। बहुत एहसान है आपका कि छुट्टी के दिन भी 1 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। घर में कुल जमा 4 जन ही हैं, जिसमें बच्चों को अम्मा ही संभालती हैं। फिर भी दिखाओगी कि दिन भर काम ही करती रहती हो। सुधीर जैसे आया था वैसे ही बड़बड़ाते हुए चला गया। वह भी चावल दाल चूल्हे पर चढ़ाकर पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गई, जहां सोफे पर मुदिता बैठी आंसू बहा रही थी। वहीं बगल में उसकी सास बैठी मुदिता के ससुराल वालों के बारे में जली कटी कह रही थी। जैसे ही उनकी नजर सुजाता पर गई, एक कुटिलतापूर्ण मुस्कान उनके चेहरे पर लज्जित हो उठी। एक हमारे घर की बहू है, जो इस घर में बैठी हर वह सुख भोग रही है, जिसकी कभी भी उसने अपने पिता के घर में कल्पना भी नहीं की होगी। और एक हमारे घर की बेटी है, जो जाने किस जन्म का पाप भोग रही है। कितना भी अपने ससुराल वालों के लिए करे, उनका मुंह फूला ही रहता है। कितना दिया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में, बहू के परिवार वालों की तरह हाथ हिलाते नहीं भेज दिया था। फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती है। सुजाता बात का रुख पलटने के लिए मुदिता से बोली, चाय पियोगी? वैसे खाना भी तैयार हो ही चला है। सुधीर बीच में ही बोले, बहुत जल्दी चाय की याद आ गई। यह भी नहीं सोचा कि यह कोई चाय पीने का समय है। पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ, जाकर खाना लगाओ। कब से हम सब भूखे बैठे हैं। सुधीर की बातों से सुजाता का सारा प्रेम, सारी सेवाएं और सारी विनम्रता धरी की धरी रह गई और वह उठकर फिर से रसोई घर में चली गई। इधर उसकी सास का रोना शुरू हो गया। हमारी तो किस्मत ही खोटी है। बहू मिली तो वह किसी भी ढंग की नहीं, दामाद मिला तो वह भी वैसा ही है, हमेशा अपनी माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है। पति की खुदगर्जी और सास का अन्यायपूर्ण रवैया सुजाता को डंक सा चुभ रहा था। फिर भी सारे तिरस्कार और दंश को समेटकर वह सामान्य होने की कोशिश करती।
काम में जुटी रही। हर बार की तरह फोन करके राहुल को बुलवाया गया, पर इस बार राहुल ने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था मुदिता स्वयं ही घर छोड़कर गई है, तो स्वयं ही लौट कर आए। बहुत दबाव डालने पर वह किसी भी कीमत पर मुदिता को लेने आने के लिए तैयार भी नहीं हुआ। सुधीर ने सभी हथकंडे अपनाए, पुलिस की धमकियां भी देता रहा, लेकिन मुदिता के पति और ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। सुजाता अपनी सास और सुधीर को जिद छोड़ समझौता की सलाह देना चाहती थी, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि उसके बोलने का घर वालों पर कोई असर नहीं होगा। उसकी सास ने उस घर में कभी उसके ससुर की तो चलने नहीं दी, फिर उसकी क्या बिसात थी। हर एक बात का फैसला शांति देवी ही करती आई थी। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ज्यादा ही उद्दंड और स्वार्थी हो गए थे। मुदिता भी अपने ससुराल में माँ की तरह सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा अपनी सास, ननद और पति से उलझती रहती। छोटी छोटी बातों में भी फोन पर माँ से सलाह लेती और उनके निर्देशानुसार घर चलाने की कोशिश करती। वह जब कभी जरा सा बीमार भी हो जाती, तुरंत माँ को टेलीफोन कर देती और उसकी माँ तुरंत आनन फानन में पहुंचकर मुदिता को अपने साथ घर ले आती। मुदिता के व्यवहार और घर में माँ की दखलंदाजी से मुदिता का घर टूटने लगा था। सास और पत्नी की हरकतों से राहुल बुरी तरह से खींच जाता। अपनी सास की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह मुदिता को समझाने की कोशिश करता, तो मुदिता अपना सूटकेस उठाए मायके पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी तरह से समझौता हो ही जाता, लेकिन इस बार दोनों परिवार अपनी अपनी बात मनवाने के लिए कटिबद्ध थे। यही कारण था कि बात तलाक तक पहुंच गई। घर में इस बात को लेकर हर समय तनाव की स्थिति बनी रहती। घर के लोगों का बढ़ता तनाव गुस्से के रूप में सुजाता पर बरसता। सुधीर का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा ज्यादा ही निर्मम और रूखा हो गया था। हर छोटी छोटी बात के लिए वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराकर प्रताड़ित करता। गुस्सैल तो वह पहले से ही था। बढ़ती परेशानी ने उसे निष्ठुर और अमानवीय भी बना दिया था। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाने पर सुधीर इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि सुजाता को गुस्से के मारे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह सीधे दीवार से जाकर टकरा गई और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। सुजाता की सब्र का बांध आज टूट गया था और उसने बहुत तेज आवाज में बोला, सुधीर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे ऊपर हाथ उठाने की? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ ही कि अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ, तो तुम्हारे जुर्म सारी जिंदगी सहती रहूंगी। बैठे रहो अपनी माँ की गोद में। अपनी बहन का घर तो तोड़ ही लिया है तुम दोनों भाई बहन ने, अपनी माँ के गोद में बैठे बैठे अब अपना घर भी तोड़ लो। जा रही हूँ मैं, कहकर सुजाता दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सिर पर लगे चोट से ज्यादा मन पर लगा प्रहार उसे बेचैन कर रहा था। सुजाता का यह रूप देखकर आज सुधीर, शांति देवी दोनों हैरान थे और मुदिता, उसे आज एहसास हो रहा था कि उसकी जिद से उसका घर तो टूट ही गया, अब उसके भाई भाभी का घर टूटने के कगार पर आ चुका है। सुधीर और शांति देवी तो अभी भी अपने घमंड में चूर थीं। सुधीर ने जोर से बोला, हाँ हाँ जाओ, 2 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आज सुजाता भी चुप रहने वाली नहीं थी और उसने बोला, कुछ भी हो, तुम्हारे पास तो लौट कर नहीं आऊंगी और ना ही अपने माँ बाप के कंधों पर बोझ बनने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है वह इस उम्र में यह सब नहीं संभाल पाएंगे। बहुत सह ली तुम लोगों की हेकड़ी। और सुजाता अपना सामान लेकर घर से निकलने लगी। सुधीर और शांति देवी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुजाता इस तरह से घर छोड़कर जाने की हिम्मत भी करेगी। अचानक मुदिता ने सुजाता का हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं भाभी, मेरी वजह से आप अपना घर मत तोड़ो। आज मुझे अपनी एक एक गलतियां दिख रही हैं। और अपने भाई सुधीर से बोला, भाई, घर टूटने का दर्द क्या होता है मुझे समझ में आ रहा है। गलत भाभी और राहुल नहीं है, गलत मैं और तुम और साथ में हमारी माँ है, जो खुद शुरू से दबंग किस्म की रही है, पूरे घर पर अपना वर्चस्व चलाया है और हम दोनों को भी ऐसा ही बना दिया।
हम दोनों को अपने रिश्ते बचाने के लिए खुद ही पहल करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ तुम्हारा घर भी टूट जाए। भाभी से माफ़ी मांगो भैया। सोच कर देखो क्या नहीं किया है उन्होंने इस घर के लिए और बदले में उन्हें क्या मिला है। सिर्फ और सिर्फ अपमान। भाभी को रोक लो भैया, नहीं तो जिंदगी भर पछताने के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बरबस मिली सहानुभूति से सुजाता की आंखें भर आई। सुधीर को भी अपनी गलती समझ में आ गई और उसने आगे बढ़कर सुजाता से माफी मांगते हुए उसे रोक लिया। पर शांति देवी वह तो अभी भी अपने घमंड में ही चूर थी और बोल रही थी, करो दोनों भाई बहन को जो करना है और अपने अपने पति और पत्नी के पीछे दुम हिलाओ। कोई इज्जत नहीं रह जाएगी अब तुम दोनों की। सुजाता ने मुदिता से बोला, मेरी मानो तो मुदिता तुम अपने सारे मान अभिमान को भुलाकर अपने ससुराल लौट जाओ। सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी और धीरज से ससुराल के लोगों के साथ सामंजस्य बैठाकर जीने की कोशिश करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे ही दिन बिना किसी को कुछ बताए मुदिता अपने ससुराल चली गई और फोन करके अपनी माँ को बता दिया, यहाँ हर तरह से ठीक है, किसी को भी उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ते बाद मुदिता अपने पति के साथ सबसे मिलने मायके आई। दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। आते ही राहुल ने अपनी सास और सुधीर से माफी मांगी और सीधे दोनों सुजाता के कमरे में आ गए। कमरे में आते ही मुदिता सुजाता से लिपट गई। भाभी, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप नहीं होती तो जिंदगी में ना जाने मैं कितने कष्ट झेलती, इसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है। खाने की टेबल पर बैठकर मुदिता अपनी माँ से बोली, माँ, आज से आप मेरी कोई चिंता नहीं करेंगी। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो भाभी की कीजिए, तभी इस घर में भी सच्ची शांति आएगी। अगर आपका निष्ठुर व्यवहार सहते सहते कहीं भाभी टूट गई तो यह घर पूरी तरह से उजड़ जाएगा। मेरी सास से तो आप आशा रखती हैं कि वह आपकी बेटी को अपनी बेटी समझे, आपकी बेटी के अधिकार को समझे, तो फिर इन्हीं सब बातों से आप भाभी को क्यों वंचित रखती हैं। थोड़ी ही देर के लिए खाने के टेबल पर शांति छा गई। मुदिता के ससुराल जाते ही शांति देवी सुधीर से बोली, बहू को लेकर आज कहीं घूमने चला जा, जाकर थोड़ा फिल्म वगैरह देख कर आ। बच्चों को मैं संभाल लूंगी और मैं आज खाना खुद ही बनाऊंगी। आज सच्चे मायने में शांति देवी के बेटे और बेटी का घर बस चुका था, क्योंकि शांति देवी ने खुद में बदलाव कर लिया था। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।